अर्थिंग चल रही थी ना। हाँ, अपन टचिंग प्रॉब्लम्स और अर्थिंग प्रॉब्लम। टचिंग का मतलब दोनों का क्या सेम होता है? हाँ नहीं, क्या सेम होता है? पोटेंशियल सेम होता है। जो शक वाली बात ये बात हम बोलते हैं। अर्थिंग करने का मतलब पोटेंशियल सेम हो जाए। कैसे? अर्थिंग करने का मतलब सॉरी टच करने का मतलब पोटेंशियल सेम हो जाए। अर्थिंग करने का मतलब पोटेंशियल जीरो। पोटेंशियल जीरो, चार्ज जीरो। चार्ज जीरो हो भी सकता है। और अगर बॉडी आइसोलेटेड होगी तो चार्ज जीरो हो जाएगा। बॉडी आइसोलेटेड नहीं होगी तो उसमें चार्ज ऐसा जाएगा कि नेट पोटेंशियल क्या हो जाए? जीरो। तो अर्थिंग का मतलब क्या? जीरो। चार्ज की पोटेंशियल। बोलो क्लियर है? So if we earth any of the body, then it means the charges appear on that body in such a way that net potential of the system becomes zero. Got my point? Yes, sir. So these are the simple concepts. Now we will talk about the questions of concentric spheres. कैसे spheres? Concentric spheres. कैसे समझते हैं, फील करते हैं? ध्यान से देखिए इधर। मान लो मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसे बोला, एक ऐसे बोला। देखना डायग्राम ऐसी दिखी है पर ये अलग है। जब मैंने इससे पहले डायग्राम बनाए थे तो एक ही कंडक्टर था जिसका इनर रेडियस अलग था और आउटर रेडियस। ये दो कंडक्टर है हॉलो। यहाँ पे मसाला नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ डायग्राम आपको पिछले सवालों में और इन सवालों में एक जैसे दिखेंगे। पर याद कर, मैंने बार बार उनमें हर जगह मसाला बनाया है। बनाया नहीं बनाया? अब जो सवाल कर रहा हूँ उसमें एक कंडक्टर है कि दो है? बोलो क्लियर है? जो पहले कर रहे थे उसमें एक ही कंडक्टर था। एक अंदर रेडियस था और एक है ना, यहाँ पे अंदर मसाला नहीं। ये दो स्फीयर है। मान लीजिए S1, इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2। मैं बोलूं इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। कोई आपसे बोले व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ S1 स्फीयर, क्या बोलोगे आप? व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ S1 स्फीयर? S1 स्फीयर का क्या पोटेंशियल है? अच्छा, कंडक्टिंग होलो स्फीयर्स हैं। क्या है? बल्कि समझो सवाल है कंडक्टिंग होलो स्फीयर्स, उन पे सवाल है। एक होलो स्फीयर अंदर, एक होलो स्फीयर बाहर है। मैंने बोला व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ S1? S1 पोटेंशियल मतलब यहाँ पे कहीं पे पोटेंशियल, इस पूरे सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा? अलग? सेम अलग? क्यों? क्या कंडक्टिंग सरफेस पोटेंशियल सेम होना? अब खुद बताइए इस जगह पोटेंशियल कितना है? खुद की वजह से कितना है? KQ1 बाई KQ2 की वजह से नहीं है? कितना? पहले था Q1 की वजह से, क्या KQ1 बाई R1? KQ1 बाई Q2 की वजह से so KQ1 बाई R1 प्लस KQ2 बाई R2। तो ये सबको समझ आया भाई? इसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। Q2 होलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ वाला पॉइंट लूं तो इस खुद की वजह से KQ1 बाई R1 और बाहर वाले की वजह से KQ2 बाई R2। अरे नहीं आया। इन द सेम वे अगर मैं पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ S2, सब लोग बोलेंगे K और ये तो खुद की वजह से हुआ और Q1 की वजह से नहीं हुआ। क्या Q1 के लिए आउटसाइड पॉइंट है इनसाइड पॉइंट है? आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होता है? तो Q1 के लिए पोटेंशियल कितना होगा? KQ1 बाई KQ1 बाई R2 R1 R2 माइनस R1। क्या है? खुद की वजह से समझ आया? अब मैं बोल रहा हूँ Q1 की वजह से कितना है? KQ1 बाई R2 की R1 की R2 माइनस R1, सिंपली R2। क्या फॉर आउटसाइड पॉइंट दिस स्फीयर विल एक्ट एज अ पॉइंट? फॉर आउटसाइड पॉइंट के दिस विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज प्लेस एट इट्स सेंटर? अरे हाँ ना बोल। इट इज आउट। पहले तो ये लिखने में कोई तकलीफ, ये लिखने में कोई तकलीफ। अगर मान लीजिए इसे उतार, फिर मैं एक और सवाल बताता हूँ, सब लोग सही लिखेंगे ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। अब सुनो, कबूतर जा 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 कबूतर जाऊं जाऊं जाऊं, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे यार। रफ्तार तेज, स्पीड ऑफ लाइट।
इधर देखो, इधर देख, ये S1 ये S2 ये -q 3q इधर सुन, ये 3q -q 2q। S1 का पोटेंशियल क्या 3 कारणों से? सबसे पहले 3q की वजह से, k 3q by r, खुद की वजह से -kq by r प्लस 2kq by 2r। नहीं आया? मेरे हिसाब से तो पोटेंशियल ऑफ S1 ये है। पोटेंशियल ऑफ S2 देखें सब लोग, मेरे हिसाब से लिखा गया k 3q by 2r प्लस माइनस kq by 2r प्लस 2kq by 2r। तुम्हें नहीं आया? तुम्हें नहीं आया? सब लोग देखो आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो एक और कराओ, और आ गया हो तो आगे बढ़ जाओ। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं इसमें। बोल आया कि नहीं है? और कराऊं ऐसे? क्या पोटेंशियल लिखने की बात तो आप लोग लिख सकते हो? कितने लोगों ने सही कर लिया था? हाथ खड़ा कर दें। और कराऊं की क्लैरिटी है? नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? गुड, सही। और कराऊं की क्लैरिटी है? सोच, अब मुझे पोटेंशियल लिखना आ गया। क्या लिखना आ गया? पोटेंशियल। अब मैं कुछ कारस्तानी कर दूं, देखिए तो ध्यान से। मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपका एक है ना ऐसे कंडक्टर है, एक और कंडक्टर है, और मैं तो कह रहा हूं एक और कंडक्टर है, 3, और मैं तो कह रहा हूं सेंटर पे चार्ज भी रख दो, 3, रेडियस r, रेडियस 2r, रेडियस 4r। इस पहले वाले स्फीयर को चार्ज दे दो -2q। कितना दे दो? इधर आवाज नहीं, कितना? और बाहर वाले को दे दो 6q। कितना? और बीच वाले को कर दो अर्थ, और बीच वाले को कर दो, तो बीच वाले पे चार्ज कुछ होगा क्या? अर्थिंग क्या बताता है? तो बताइए बीच वाले स्फीयर पे क्या चार्ज होगा? बताइए बीच वाले स्फीयर पे क्या चार्ज होगा? क्या जी? माइनस। पहले तो करना क्या है? करना क्या है? पोटेंशियल किसका 0 होना? अकेले का, सब मिलके। तो इसका पोटेंशियल चालू होता है। इस q की वजह से kq by 2r, इस q की वजह से kq by 2r, इस -2 की वजह से -2kq by 2r, खुद की वजह से kq डैश by 2r। बोलिए सुनो, बाहर वाले की वजह से 6kq by 4r, that should be equal to 0। तो मैं दूर दूर तक मेरी बात समझ? इसलिए पहले बोला था कि अर्थिंग का मतलब चार्ज 0 होता है कि पोटेंशियल 0 होता है। तो जैसे ही अर्थिंग करी आपको पता पड़ गया कि इसमें नई इक्वेशन अपने को मिलना चालू हो जाएगी जो आपके सामने है। पहले था जो मैं बोला क्या चमका? यार बेकार रिस्पॉन्स हाँ ना बोल, कोई कष्ट वाली बात? सोच लो। गुड। तो लिखा गया kq by 2r minus 2kq by 2r plus kq dash by 2r plus 6kq by 4r, that's it, equals to 0। बस अब फॉर्मूला तो दिया क्या है इससे? कितना है यार? -2q। अर्थिंग हो गई। एक और कर दूं मेरे हिसाब से अर्थिंग वाला। कर पाए? कितने लोगों ने सही करा है? हाँ, ठीक। सोच, मान ले मैं तुझे बोलूं कि सवाल ऐसा है, देख ये रेडियस r है, ये रेडियस या r1 ले लो या r2 ले लो, ये q1 ले लो, ये q2 ले लो, ठीक? r1 r2 q1 q2, ठीक? हम क्या करें कि इसको इनर वाले को और आउटर वाले को कनेक्ट कर दें कंडक्टिंग वायर से। ये अर्थिंग है या टचिंग है? टचिंग में क्या सेम होता है? तो क्या q1 q2 रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे? q1 q2 बताओ फाइनल चार्जेस क्या होंगे?
Q1 Q2 R1 R2। मान लेते हैं किसी कनेक्ट करने पर यहाँ से यहाँ चार्ज Q चला जाता है, तो क्या यहाँ Q1 माइनस Q बच जाता है? तो क्या यहाँ पे Q प्लस Q2 बच जाता है? ये S1 है, ये S2 है, फाइनली SV S1 बराबर S2। ये समझ आता है कि नहीं आता? चार्ज तब तक बढ़ेगा जब तक पोटेंशियल ऑफ S1 और पोटेंशियल ऑफ S2 बराबर डल रिस्पांस, यस और नो? तो बराबर होने के लिए पोटेंशियल लिखिए, S1 का पोटेंशियल लिखने का है खुद का तरीका, खुद का पोटेंशियल के Q1 माइनस Q बाई R1, यस और नो? Q2 बाहर वाले की वजह से के Q प्लस Q2, सॉरी हाँ के Q प्लस Q2 बाई R2, गलत तो नहीं बोला मैं? ऐसे पोटेंशियल ऑफ S2 खुद की वजह से है के Q प्लस Q2 बाई R2 प्लस अंदर वाले की वजह से के Q1 माइनस Q बाई R2। तुम्हें समझ आया? पहले देखो कहाँ पे, देखो रुक जाओ, उतारा पहले सुन लो ना, क्या जरूरी पहले लगा जो बोला चलता। क्या समझ आया? कोई कष्ट, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से देखिए, तो इसका हमने इस काम को के ने के को मान दिया, Q1 माइनस Q इक्वल्स टू Q1 माइनस Q भाई R1। ऐसा तभी हो सकता है जब Q1 इक्वल्स टू Q। जैसे Q1 इक्वल्स टू Q हुआ, इसका मतलब अंदर कितना बचा? 0, और बाहर कितना बचा? यही आंसर सही है, और ये जादू है, इसे ओरली भी बोला जा सकता है। When you connected an inner conductor with the outer conductor by a connecting wire, it becomes single conductor. When you connect inner conductor with the outer conductor by a connecting wire, it becomes single conductor. And on a single conductor, all the charge reside to its outer surface. लॉजिक समझ नहीं आया? पहले मैथमेटिकली प्रूव करा, इसलिए मैंने जब आपने अंदर वाले कंडक्टर को बाहर वाले कंडक्टर से जोड़ा, वो भी कनेक्टिंग वायर से, तो फिर वो एक कंडक्टर है कि दो कंडक्टर? एक कंडक्टर को चार्ज दो तो कहां मिलता है? हाँ, तो क्या होता है? अरे भाई साहब क्या सीखे? बल्कि कोई भी सवालों में तो करो, कोई भी हो, कैसा भी होगा, तो बोलूं एक ये बाहर है, एक ये अंदर है, इसमें चार्ज 2Q है, इसमें चार्ज 4Q है, इन्हें कनेक्ट कर दिया। अब क्या हो? बाहर क्या है, अंदर क्या है? क्योंकि कनेक्ट करने पर क्या बात है भाई? अच्छा धमका था बेटा, मैं तुमने भी मेरा रुद्र रूप देखा, ऐसा तुम्हारे बैच में पिटाई नहीं लगाई ना मैंने? कभी सुनाई नहीं तुम्हारे बैच में? किस्मत वाला बेटा, 30 में तो हो चुकी है, पूछ लो जाके, तो क्या तुम्हारी तरफ? हाँ क्या, चलो समझ आया क्या? जब इनर कंडक्टर को बाहर कंडक्टर से जोड़ते हैं, इनर कंडक्टर को बाहर कंडक्टर से जोड़ते हैं, तो क्या सिंगल कंडक्टर हो जाता है? सिंगल कंडक्टर हो जाता है तो चार्ज पूरा पूरा कहाँ चला जाता है? बाहर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने को समझ में आनी, उतार लो, और जो अपनी भाषा में अच्छा लगे लिख लो, जो अपनी भाषा में अच्छा लगे वो लिख लो। इसीलिए पहले मैंने मैथमेटिकल प्रूफ कराया कि तुम्हें फील आया कि नहीं ऐसा ही होता है। तो अगर हम इनर कंडक्टर और बाहर कंडक्टर को जोड़ दें तो क्या वो एक ही कंडक्टर बन जाता है, पूरा चार्ज कहां जा रहा है? बाहर। जितने भी सवाल करें वो सब अपने स्ट्रेस वाले करें, स्ट्रेस वाले में तीन रखेंगे। सबसे पहले पोटेंशियल लिखना सीखा, क्या सीखा? फिर आपने सीखा कि अगर उसमें अर्थिंग वाले सवाल आ जाए क्या मैं कर सकता हूं? अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल जीरो, अर्थिंग का मतलब फिर टचिंग वाले सवाल आ जाए क्या मैं कर सकता हूं? वास्तविकता में एक और बात जो स्ट्रेस में आपको समझ में आनी चाहिए, जो इन सभी सवालों में हो सकती थी, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे? मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि कोई भी सवाल सॉल्व करने के बाद कुछ तो ऐसा हुआ, देख अब अर्थिंग का सवाल भी हो सकता है, नॉर्मली भी हो सकता है। मान लो अंदर चार्ज Q था,
इस पे चार्ज -2q था, इस पे 3q था और इस पे 4q था। बोलो क्लियर? ऐसे चार्ज था। अब ये तो समझ में आ गया कि चार्ज आ गया स्फीयर से। अरे पर अंदर बाहर कितना है? खुद सोच, अगर यहाँ क्यों तो इनर सरफेस पे, अरे तो होलो प्रोटेक्टिंग, यहाँ क्यों तो यहाँ। अच्छा इसमें टोटल कितना है? -2q। अरे कितना? तो यहाँ कितना बचा? अरे कितना? तो यहाँ कितना? क्या इनर सरफेस पे अपोजिट होगा? अपोजिट सरफेसेस पे हमेशा अपोजिट चार्ज होते हैं। बोलो क्लियर है इधर? क्या बात हम पहले भी सीख चुके हैं? तो ये -q, तो ये इसमें टोटल कितना है? तो यहाँ कितना? तो यहाँ कितना? कितना? तो यहाँ कितना? डिस्ट्रीब्यूशन। पहले कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना सवाल सॉल्व करने के, इसलिए देखो जितने भी पिछले सवाल अभी 2-3 कराए अर्थिंग वाले, उन सब में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। क्या आपको फाइनल चार्ज होता है स्फीयर पता पड़ गए? अरे पता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जैसे भी अपन ने सवाल करा था कौन सा अर्थिंग वाला, उसको देखो, अर्थिंग वाले में देखो, अर्थिंग वाले पर पता पड़ गया था कि सेंटर पे अपन ने कितना रखा था Q, फिर अपन ने ऐड करा था, फिर अपन ने ये कर दिया था। इसमें कितना चार्ज था? कितना? -2। इसमें कितना आया था? इसमें सॉल्व करा था ना, आया था माइनस, और बाहर कितना था? देख अब डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ क्यों तो यहाँ, अरे वाह कितना? यहाँ -2 तो यहाँ, सोच लो यहाँ कितना? तो यहाँ कितना? माइनस तो यहाँ पे, तो यहाँ कितना? डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। पहले सभी स्फीयर्स पर चार्जेस पता होने, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करना। तुझे मेरी बात समझ? डिस्ट्रीब्यूशन और सिखाऊं कि पिक्चर क्लियर है? अरे पक्की बात? उधार उधार, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे गेंडे, ये उधार नहीं करते लोगों ने। तो अर्थिंग का सवाल हो, टचिंग का सवाल हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का हो, क्या मैं कर सकता हूँ? अब और चर्चा करते हैं। लिखिए चर्चा ऑन एनर्जी डेंसिटी, एक नई चीज जैसी मैग्नेटिज्म में भी आएगी, सब जगह आएगी। लिखिए चर्चा ऑन एनर्जी डेंसिटीज, चर्चा ऑन एनर्जी डेंसिटीज, चर्चा ऑन क्या चीज? चर्चा ऑन एनर्जी। हालांकि जब प्रूफ जरूरत नहीं है कोई भी, पर फिर भी ऐसे सुन लो फील सुने। वास्तविकता में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो असलियत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होती है जो क्या कैरी करती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने अंदर क्या रखती है। तभी तो हमने फ्लक्स की शुरुआत में बोला था कि इट इज बेसिकली काउंट ऑफ नॉर्मलाइज्ड फ्लक्स बेसिकली गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द एनर्जी क्रॉसिंग इन सरफेस। यस और नो? सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कैरीज व्हाट? एनर्जी। याद करके ये बात हमने स्क्वायर में भी करी थी, जब हमने बोला था कि एनर्जी है kq²/2r। हमने बोला था ये एनर्जी है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम r टू इंफिनिटी। फिर हमने सॉलिड स्फीयर की पोटेंशियल निकाली थी, वो आई थी कितनी? 3/5 kq²/r। हमने बोला था उसमें अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाहर भी, तो हमने बोला था वो एनर्जी अंदर भी है और बाहर भी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैरी करती है? एनर्जी। तो टर्म डिफाइन करेंगे जिसे बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। इसका मतलब अगर इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो क्या एनर्जी है? अरे पर्सन कितनी? अरे पर्सन कितनी? क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को देखकर ये बता सकता हूं कि एनर्जी कितनी है? तो आप बोलोगे हाँ। उसके लिए एक फॉर्मूला डिफाइन करा गया जिसे बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। का मतलब है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन फॉर्म ऑफ अपॉन टोटल वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब? वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैं बोलूं यहां पे एनर्जी डेंसिटी 10 है तो तू समझ जाएगा 10 जूल है 1 मीटर क्यूब में। किसमें? 1 मीटर क्यूब में। पर ये एनर्जी किसकी फॉर्म में है? इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट माय पॉइंट? यार हाँ ना बोल। कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। हालांकि फिर मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ किससे मतलब है? फॉर्मूले से। अगर 12th पास बैच होता है तो मैं कराने की आवश्यकता है, कुछ जानने पर फील कर लो थोड़ी बहुत, अच्छा लगे कराऊंगा। मान लो कि आपके पास कोई कंडक्टर है, मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर पे ध्यान से देखो तो मान लो कि इस पे चार्ज है,
ध्यान दें, इसमें मानो कुछ तो चार्ज है, जो भी है सिग्मा इक्वल रहेगा। याद कर इसमें प्रेशर होता था सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। हर जगह सेम, हर जगह अलग। याद है, भूल गया? ठीक है, वो बात समझ में आ गई। और जस्ट ऑप्शन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई। मान लो कि मैं इस कंडक्टर को ऐसे छोड़ दूं और कोई फोर्स ना हो, आपस में बंधाव ना हो, और इस कंडक्टर को मैं छोड़ दूं तो क्या फैलेगा कि श्रिंक होगा? क्योंकि प्रेशर बाहर की तरफ, प्रेशर फील करने के लिए बोल रहा हूं। अगर मैं इसके फैलने के लिए छोड़ दूं तो ये फैलेगा। अरे हाँ बोल। मान ले कि मैं इसका बहुत थोड़ा सा फैलाव कंसीडर करता हूं ऐसे, मैं इसका थोड़ा सा फैलाव कंसीडर करता हूं ऐसे, थोड़ा सा, कितना? इसके किसी भी, मान लीजिए ये फैलाव यहां से आता है, समझ लीजिए इस फैलाव में, यहां से ये फैलाव यहां से आता है, ये समझ, इस जगह प्रेशर कितना है? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। अच्छा, इसमें चार्ज कितना? सिग्मा डीए। अरे कितना था? प्रेशर कितना था? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। अगर आप और ध्यान से देखो तो प्रेशर इनटू एरिया इज फोर्स, जो ये महसूस कर रहा, जो यहां पे फोर्स लग रहा है, इसको लग क्या रहा है? ये छोटे से एरिया में क्या लग रहा है? सिग्मा स्क्वायर बाई इनटू डीए। नहीं आया? आया नहीं आया? सोच लो, सोच, इस फोर्स की वजह से ही क्या ये इतना सरक गया? मान लो dx, मान लो यार, मुझे लगाए तुम्हें, मान लो कितना? तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना कार्य करा? सिग्मा स्क्वायर बाई इंटू डीए इंटू dx इंटू डीए इंटू, so burden by this, or you can say the small potential energy is sigma square by 2 epsilon naught dA dx. क्या dA dx is the volume of this cylinder? That is dV. That is. अब मुझे एहसास हुआ कि जो कार्य इसने करा, that is dA dx, that is dV, ठीक है, sigma square by 2 epsilon naught। इससे हुआ क्या? सोच, जब ये नहीं फैला था तो इस सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थी कि नहीं थी? जब ये नहीं फैला था तो इस सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं थी? जब ये फैल के यहाँ गया तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, बस इसने कार्य जो करा वो आया कहां से? आया तो अंदर से। उस अंदर में से क्या गायब हुआ? इतनी जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये वर्णन वो ही एनर्जी है जो इतने में स्टोर थी। ये समझ नहीं आया यार। भाई एनर्जी कहीं तो आई, कहीं से आई ना? कहां से आई? क्या ये वो इसी वॉल्यूम की एनर्जी? इसी वॉल्यूम की नहीं आया। तो बेसिकली दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वॉल्यूम, दैट इज dE. सो dE बाई, इसको नीचे ले आओ, dV इज बेसिकली सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। याद कर इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड थी कितनी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान सुनना कैसे? सिग्मा स्क्वायर ऐसे लिखो, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। अरे क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं? व्हाट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट? E. व्हाट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट? E. तो dE बाई dV निकल के आया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तुम इसी फॉर्मूले से मतलब है, बाकी सब तो मैंने फील के लिए बताया। नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत, हालांकि थोड़ी फील आ जाए ठीक है, अच्छा लगता है कि अच्छा ये एनर्जी यहाँ से आई, पर वास्तविक फॉर्मूला क्या है? हाफ एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज दिस? एनर्जी की एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी। अगर किसी जगह E इलेक्ट्रिक फील्ड है
तो उस जगह एनर्जी है, और उसकी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ई इज व्हाट? बोलो क्लियर? तो इस चीज को किस चीज से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि एनर्जी आ जाए? वॉल्यूम। कभी भी अगर आपको किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, जिससे मान लीजिए आपको एग्जांपल लेके बता दूं, मान लीजिए आपको बोला, समझना, मान लीजिए आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है। क्या है? इनफाइनाइट शीट, चार्ज है प्लस सिग्मा। कुछ याद है? इनफाइनाइट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है? कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल। आपको बोला जाए कि एक इनफाइनाइट शीट के पास में क्यूब रख दो, बताओ इस क्यूब से कितनी एनर्जी निकल रही है, या इस क्यूब में कितनी एनर्जी है? क्या इस क्यूब से इसकी सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं? इसका मतलब क्या क्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो क्या क्यूब के अंदर एनर्जी भी है? मान लीजिए कि क्यूब की साइड ए है, तो बताइए, आपसे पूछा जाए कि इस क्यूब में कितनी एनर्जी है, तो आपको लिखना चाहिए एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई। क्या ई कांस्टेंट है? अगर ई वेरिएबल होता तो क्या शायद इंटीग्रेट करना पड़ता, तो क्या इस सवाल में ई कांस्टेंट है? इस सवाल में ई, तो क्यों ना हम एनर्जी लिखें हाफ एप्सिलॉन ई। ई की जगह कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तुम्हें याद ही नहीं है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट इज सिग्मा बाई, तो हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? a क्यूब। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस क्यूब, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस। नहीं आया? आया नहीं आया? थोड़े प्राण करके उड़ गए, समझ आया? बिल्कुल इसी तरह की बात आई मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिज्म में क्या मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक हिस्सा है? वो भी उसकी भी एनर्जी बताएंगे, अपन समझाएंगे। वो निकल के आएगी b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। क्या निकल के आएगी? b इज द मैग्नेटिक फील्ड जो अपन टकला में नापेंगे, मतलब टेस्ला में नापेंगे, और म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तब पढ़ाया जाएगा आपको, डोंट वरी, बट इसी टाइप की बात हो रही होगी। पर जो मैं बोला क्या चमका? तो दिस इज चर्चा ऑन एनर्जी डेंसिटी। चर्चा ऑन इतना उतार, फिर और आगे बढ़ते हैं। उतार लिया क्या? तो रात को 2 बजे एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर इज एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी शोड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? तो जहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी आपको समझ में आ जाएगा वहां पे एनर्जी, और एनर्जी निकालने का तरीका होगा हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। अगर आप पहले क्वेश्चन को देखें तो आपको समझ में आएगा कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी कि वेरिएबल थी? कांस्टेंट की वेरिएबल। लेकिन वेरिएबल वाला जाए तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। वेरिएबल वाला सवाल वही है जो आप कर चुके हो, उसको मैं एक बार और प्रूव करके बताता हूं। आप मेरी बात को ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिए। आपने होलो स्क्वायर पढ़ा था, हमने बोला था कि होलो स्क्वायर अगर आपका चार्ज प्लस q हो तो याद करो उसके अंदर जो एनर्जी हुआ करती थी वो हुआ करती थी q स्क्वायर बाय 2r। याद है कि भूल गया है? और याद करो एनर्जी हुआ करती थी द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई थी r से इंफिनिटी। यस और नो? उसी चीज को मैं दोबारा एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म से प्रूव करके बता रहा हूं, आपको बताता हूं कैसे। देखिए, अगर आपको समझ में आया तो आपको क्लैरिटी होगी कि जो आपका होलो स्क्वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो अंदर होती है कि बाहर होती है? अंदर की बाहर। हाँ, तो हमें एक बार बहुत क्लैरिटी समझ में आई, जो भी अभी तक हमने पढ़ा कि भाई साहब इसके अंदर जो भी एनर्जी है वो वास्तविकता में होगी r से इंफिनिटी। कहाँ होगी? जब मैंने सवाल को बहुत ध्यान से देखा तो मुझे समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर दूरी पे सेम है कि अलग है? सेम है, अलग है? कहाँ से सेम है? यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, अलग है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो डायरेक्ट वॉल्यूम लिख देने से आंसर आने वाला? बोलो क्लियर है? मुझे समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, क्यों ना हम ऐसा करें, हम यहाँ से x पे जाकर हमने dx का एक पतला सा छोटा सा एलिमेंट लिया, हमने एक इमेजिनरी हॉलो स्फीयर लिया, x पे जाके क्या रवा दिया है यार, x पे जाके सोच लो क्या, तो ऐसे मत करो, पढ़ाने की स्टाइल है, अब तुम्हारी भी पढ़ने की स्टाइल है। यार तो तुम चाहते हो नॉर्मल तरीके से देखो भाई, x पे जाके dx ले लो और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पूरे में, क्या वो कांस्टेंट है? इस शेडेड रीजन और कितनी kq/x², तो सोच के देखो, अगर इस शेडेड रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इस शेडेड रीजन के लिए एनर्जी डेंसिटी कितनी? इस शेडेड रीजन के लिए एनर्जी डेंसिटी है हाफ एप्सिलॉन नॉट k² q² by x⁴ एनर्जी डेंसिटी फॉर दिस शेडेड रीजन।
नहीं आया? अब अगर मैं चाहता हूँ शेडेड रीजन में छोटी सी एनर्जी कितनी, तो क्या मुझे इस एनर्जी डेंसिटी को इस शेडेड रीजन की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना? इस शेडेड रीजन की वॉल्यूम dV 4 पाई x स्क्वायर dx। सोच यस और नो? 4 पाई, मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा? 4 पाई x स्क्वायर, क्या शेडेड रीजन की वॉल्यूम 4 पाई x स्क्वायर dx है? तो लिख दी गई 4 पाई x स्क्वायर dx। ध्यान से, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 1 बाई k। x की पावर 4 x स्क्वायर को कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? देख बच्चा कितना, k q स्क्वायर बाई 2 dx बाई x स्क्वायर। ये छोटी सी एनर्जी है इस रीजन में, मुझे छोटी सी चाहिए कि लिमिट लगाएंगे? टोटल एनर्जी के लिए लिमिट कहां से कहां तक? सब लोग बोलेंगे r से इंफिनिटी, r से, क्योंकि जिस इलेक्ट्रिक की बात हम कर रहे हैं वो अंदर है, r से इंफिनिटी। अंदर तो कुछ है ही नहीं, अंदर तो कुछ 1 बाई x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस, तो 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी, अंदर क्या बचा? k q स्क्वायर बाई 2r। क्या ये हमने पहले भी पढ़ा है? इसका दूसरा प्रूफ एनर्जी डेंसिटी से, ये प्रूफ भी बता देता है और साथ ही साथ फील भी करा देता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। अरे भाई साहब, तुम्हें नहीं आया? अगर आप घर पे जाके सोच रहे हैं, जाने की जरूरत नहीं है, सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या वहां पे इस एक्सप्रेशन की जगह क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आती है? k q r बाई r क्यूब। तुम्हें कुछ नहीं याद है यार? क्या अपन सॉलिड स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? बेसिकली मैंने एनर्जी डेंसिटी समझाई, एनर्जी डेंसिटी के दो इलस्ट्रेशन कराए, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक। तुम्हें मेरी बात समझ? बता, करीब आधा 1 घंटे का और चैप्टर खत्म हो गया बाकी, तो अब अगले टाइम शीटें कर लाएं। HC वर्मा कर रहे हो क्या तुम लोग? तो HC वर्मा कर लाओ, HC वर्मा हालांकि कुछ थोड़ी सी बाकी है, तो अभी एक काम करो, तुम लोग है ना शीट दे देंगे, बस थोड़ा सा बाकी है, हो गया है चैप्टर खत्म। वैसे ढंग से पढ़ के आना, एक बस वो प्लेट्स वाले सवाल नहीं आएंगे अभी तुम्हें, बाकी सब आ जाएंगे। तुम सेक्शन सी, बस सेक्शन सी डी मत करना, बाकी सब कर लो। सेक्शन ए बी सी एक्सरसाइज 1 2 कंप्लीट होने चाहिए। ध्यान से सुन ले, क्या कंप्लीट होना चाहिए? सेक्शन ए बी और सी। अगले टर्न पे किसके? एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज, बाकी अगले टर्न में चैप्टर खत्म हो गया है, फिर नया अध्याय चालू करेंगे।